हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स कोड विथ एस के। और गाइज आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टेपी सीएमएस। सो क्या है स्टेपी सीएमएस और क्या फ़ायदे हैं स्टेपी सीएमएस के। तो जो भी बिगिनियर और इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर हैं उन लोगों के लिए ये टूल एक बेहद ही लर्निंग कर्व जैसा है, और ये टूल आपकी जो स्किल्स है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। आपको ये पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं एपीआई क्रिएट करने में। उसके साथ में ही ये टूल अपन को प्रोवाइड करता है बिना किसी कोड के एपीआई जनरेट करना। सो बिना कोड के अगर ये टूल अपन को एपीआई जनरेट कर के दे रहा है तो ये हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करेगा। तो गाइज इस टूल के थ्रू हम ये सीखेंगे कि किस स्टैंडर्ड में क्या पैटर्न में एपीआई जनरेट होती है, क्या डिसिप्लिन फॉलो होता है एक राइट एपीआई क्रिएट करने में, और किस तरीके से जो रिसोर्सेस होते हैं उनको एपीआई में अपन को बाइंड करना चाहिए। उसके साथ ही ये है टूल है जिसमें अपन को कस्टमाइजेशन करने को भी मिलता है। तो जो एपीआई जनरेट होती है उसमें आपको कुछ भी कस्टमाइज करना है तो आप वहाँ पे अपना कोड लिख सकते हो, लेकिन एपीआई बिना कोड के जनरेट हो जाएगी। सो स्टेप भी सीएमएस का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन इसको एज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा आप स्मॉल और मीडियम साइज की एप्लीकेशन में एज ए बैकएंड भी यूज कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे सपोर्टिव सिस्टम आते हैं जो एक अच्छी एप्लीकेशन में होने चाहिए, और वो सारी चीज़ें आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एज ए बिगिनियर और इंटरमीडिएट डेवलपर। सो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि स्टेपी जो है उसको कैसे अपन सेटअप करते हैं। सो गाइज मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ब्राउज़र में जाना है और नोड जेएस डाउनलोड करके रखना है, और एक बार डाउनलोड करने के बाद में आपको आपके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप आपके सिस्टम पे नोड जेएस इंस्टॉल कर लेंगे, ओके गाइस, सो उसके बाद में आपको क्या हो, नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद में आपको सीएमडी में जाके चेक कर लेना है कि आपके सिस्टम पे नोड है या नहीं। अगर पहले से है तो आप चेक भी कर सकते हो। ओके, सो जैसे मेरे सिस्टम में नोड 18 है, उसके बाद में एनपीएम का वर्जन चेक कर लेना है, और मेरे सिस्टम पे npm 8 है। सो नोड आपको 16 अबव चाहिए, और जो npm है 6+ चाहिए, उसके साथ आप स्टेपी पे काम कर सकते हो। सो अभी हम चेक करते हैं कि हम स्टेपी का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो आपको स्टेपी सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको स्टेपी की ऑफिशियल साइट पे चले जाना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्टेपी की ऑफिशियल साइट पे लैंड करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, npx क्रिएट स्टेपी और आपके प्रोजेक्ट का नाम। तो ये कॉपी करते हैं और मैं अपनी कोई भी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ जहाँ पे मुझे काम करना है। ओके, सो यहाँ पे हम मैंने डेमो क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी, एक डेमो और क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं npx, कमांड हमने यहाँ पे लेके आ गए हैं, और हम इसको नाम देते हैं डेमो 1। ओके, और कुछ नहीं करना है, आपको एंटर मारना है। सो npx है ये क्रिएट स्ट्रेपी के इस पैकेज मॉड्यूल के थ्रू आपको लेटेस्ट स्ट्रेपी वर्जन के साथ में एक स्ट्रेपी का सेटअप प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। और ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में होने वाला है, तो जो लोग भी रिएक्ट और एंगुलर में काम करते हैं और नोड जेएस में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये वाला। ओके, सो यहाँ से हम कस्टम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हमें जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। और हम जो डेटाबेस यूज करने वाले हैं, मैंने मेरे सिस्टम पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल सेलेक्ट करूँगा। और जो डेटाबेस का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं बेसिकली स्ट्रेपी डेमो नाम सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में होस्ट आपको लोकल होस्ट रखना है, सीधा एंटर ले लेना है। पोर्ट माई एसक्यूएल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही रहेगा, और आपके लोकल पे जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है माई एसक्यूएल डेटाबेस एक्सेस करने के लिए, वो यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, और एसएसएल नो सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं बाई डिफ़ॉल्ट एज ए डेवलपमेंट। तो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, इसमें 5 to 6 मिनट लगेंगे। तो उसको अपन वेट नहीं करते, और मैंने ऑलरेडी स्ट्रेपी डेमो 1 करके एक प्रोजेक्ट जनरेट कर रखा है ये सेशन के लिए, उसमें चले जाते हैं अपन। तो यहाँ से टर्मिनल क्लोज कर देते हैं।
तो ये वाला प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी पहले जनरेट कर रखा था। सो ये भी सेम स्टेप फॉलो किए थे। अब हम क्या करते हैं, ये वाले प्रोजेक्ट को एज ए डेवलपर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये एक आपका नोड जेएस का प्रोजेक्ट है। पैकेज डॉट जेसन फाइल से स्टार्ट होता है, एसआरसी है, इसमें सारी फाइल्स हैं, ठीक है। और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इन्वायरमेंट फाइल अवेलेबल है। तो इस प्रोजेक्ट को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। आपके पास जो भी कोड की एप्लीकेशन है, विजुअल कोड वगैरह, ओके, जैसे विजुअल स्टूडियो में आप इसको ओपन कर सकते हो। और अब हमें क्या करना होगा, हमने प्रोजेक्ट जनरेट कर लिया है गाइज, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपन को करनी है वो है डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जो डेटाबेस का नाम हमने दिया है वो डेटाबेस माई एसक्यूएल में होना चाहिए, उसके बगैर ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी। आप स्टार्ट करने जाओगे तो आपको एरर आएगी। और जो लोगों ने ऑलरेडी रिएक्ट और पे काम किया है किसी भी नोड की एप्लीकेशन पे, तो उन लोगों को पता है नोड की एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, रन कैसे करते हैं। तो ये एप्लीकेशन में यहाँ से हम टर्मिनल ओपन करेंगे। ओके गाइस, तो टर्मिनल ओपन हो गया है। सो ये हमारा पूरा स्ट्रेपी का प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे कमांड है स्टार्ट करने का, npm रन, और हम डेवलप मोड में स्टार्ट करेंगे तो डेवलप, हमें एरर आएगी, डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस नॉट फाउंड का एरर आएगा क्योंकि हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे अननोन डेटाबेस स्ट्रेपी डेमो, ये वाला एरर आ गया है। तो हमें ये वाला डेटाबेस माई एसक्यूएल में क्रिएट करना है। तो माई एसक्यूएल के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पे माई एसक्यूएल इंस्टॉल है तो आप कमांड लाइन से माई एसक्यूएल हाइफन आपका जो भी यूजर नेम है, हाइफन पी फॉर पासवर्ड, और आपका पासवर्ड डाल दीजिए। ओके, तो आपका एक्सेस हो जाएगा। मुझे लाइनेक्स में सुडो यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, सो ये मेरा माई एसक्यूएल का कंसोल ओपन हो गया है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं कमांड चलाऊँगा क्रिएट डेटाबेस, वही नाम जो एप्लीकेशन में मैंने दिया था कि एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त, स्ट्रेपी डेमो, ओके, एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रेपी डेमो डेटाबेस क्रिएट हो गया है माई एसक्यूएल में। यहाँ से माई एसक्यूएल को मैं एग्जिट कर सकता हूँ। ओके, सो अब वापस मैं यहाँ टर्मिनल में आ जाता हूँ। अब मैं वापस यही कमांड चलाऊँगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेपी डेवलप मोड में स्टार्ट हो रहा है। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो रही है। तो स्ट्रेपी के थ्रू गाइस आप देखोगे कि आप बिना कोड किए कैसे विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट्स आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो। और आपको एक डिसिप्लिन भी सीखने को मिलेगा कि आखिर में किस तरीके से आपको कोडिंग में जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ एपीआई को मैप करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो बेसिक स्टेप ही हमें काफ़ी सारी एपीआई है जो ऑलरेडी क्रिएट की करके भी देता है, जो एक एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी होती है। इसमें आपका यूजर लॉगिन और यूजर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी एपीआई अपन को ऑलरेडी क्रिएटेड मिल जाती है। सो वापस हम हमारे क्रोम ब्राउज़र में आ जाते हैं। और हमारा जो स्टेप भी है एप्लीकेशन है वो हमारा रन होता है लोकल होस्ट 1337 पे। और यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन को स्लैश एडमिन यूआरएल डालना है। तो यहाँ पे अपन का जो स्ट्रेपी टूल है इसका एडमिन कंसोल खुलेगा। और जैसे ही फर्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन सेटअप करते हैं तो ये हमसे यहाँ पे नाम पूछता है। तो मैं नाम एडमिन रख देता हूँ, ईमेल भी एडमिन रख देता हूँ, admin@gmail.com, ये हमारा सुपर एडमिन रहेगा। ओके, और पासवर्ड में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। पासवर्ड जो भी आपको एप्लीकेशन के लिए रखना है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देते हो।
तो ये हमारा एडमिन यूजर रहेगा बेसिकली, ये आपके सॉफ्टवेयर जो अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगा उससे रिलेटेड नहीं रहेगा। तो अभी हम हमारे बैकएंड का सेटअप कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको टूल मिलेगा स्टेपी। अब इसमें आपको कोई भी एपीआई क्रिएट करनी है तो आप देखोगे ऑलरेडी एक यूजर करके कंटेंट आपको पहले से क्रिएटेड मिल रहा है, जिसमें कोई एंट्री नहीं है बट एक क्रिएटेड मिल रहा है। उसके बाद में आता है यहाँ पे दूसरा कंटेंट आपको क्रिएट करना हो, तो और कंटेंट बिल्डर में आप जो ऑलरेडी कंटेंट आपने क्रिएट कर रखा है उसके बारे में आप देख सकते हो। तो जो इसको आप एक बैकएंड एप्लीकेशन में एक डेटाबेस टेबल की तरह देख सकते हो। तो ये कंटेंट मीन्स एक डेटाबेस टेबल। तो जो कलेक्शन टाइप का रहता है वो एक टेबल की तरह रहता है, और सिंगल टाइप का मतलब है एक ऐसा कलेक्शन जिसमें केवल एक एंट्री ही रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे कलेक्शंस मीन्स मल्टीपल एंट्री वाला, सो एक टेबल की तरह। तो ये यूजर टेबल है मेरी, और इसमें ये उसका स्कीमा है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रह सकती है। तो उसमें यूजर नेम, ईमेल, ये सारा डेटा रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं तो हम बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, वेब हुक क्रिएट कर सकते हैं, एडमिन के रोल मैनेज कर सकते हैं। एडमिन मीन्स जो जिस टूल में लॉगिन करने का, और जो एप्लीकेशंस आपकी होगी जहाँ के लिए जिस एप्लीकेशन के लिए आप एपीआई क्रिएट करोगे उस एप्लीकेशन से रिलेटेड रोल वगैरह मैनेज करना है तो आप यहाँ से मैनेज करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट दो रोल आते हैं, टू रोल्स बने हुए आते हैं, ऑथेंटिकेटेड और पब्लिक। सो ऑथेंटिकेटेड का मतलब ये होता है कि वो यूजर जिनको बेसिकली लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड, टोकन देके किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है। पब्लिक का मतलब ऐसी एपीआई जो नॉन सिक्योर है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और ईमेल टेम्पलेट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में अभी अपन इस सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलो लेट्स सबसे पहले अपना फर्स्ट एपीआई क्रिएट करने से पहले एक एप्लीकेशंस के लिए एक यूजर हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से हम यूजर क्रिएट करेंगे अभी मैनुअली। तो मैं एक सुरेश करके यूजर क्रिएट कर देता हूँ, suresh@gmail.com। और ईमेल में भी मैं यही डाल देता हूँ, यूज़र नेम में और ईमेल में। और पासवर्ड में कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट कंफर्म ट्रू कर देता हूँ। और रोल है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका रखूँगा ऑथेंटिकेटेड। तो ये एक यूजर है जिसको कोई भी एपीआई एक्सेस करने के लिए टोकन लगेगा। तो यहाँ पे हमारा एक यूजर क्रिएट हो गया है, कंटेंट मैनेजर में जाके देखेंगे। अब ये यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस करेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं एक जो मेरा एप्लीकेशन है उसको मैं फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट मानता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स है। तो कोई भी बुक को एक्सेस करने का मैं बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे पहले एक टेबल चाहिए जिसमें बुक से रिलेटेड डिटेल्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक नया कलेक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम दूंगा बुक। ओके, कंटिन्यू। और इसमें मैं मेरा पहला फील्ड बनाने जा रहा हूँ जो होगा टेक्स्ट टाइप का, इसका नाम है बुक का नाम। ओके, उसके बाद एक और फील्ड मैं बनाने जा रहा हूँ जो मेरा रहेगा नंबर टाइप का। ठीक है, और ये मैं बनाने जा रहा हूँ बुक का प्राइस। ओके, और ये नंबर का भी आप फॉर्मेट चूज कर सकते हो कि ये इंटीजर है, बिग इंटीजर है, डेसिमल है, या फ्लोट है। अगर डेसिमल सेलेक्ट करते हो आप तो ये डेसिमल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ्लोट सेलेक्ट करना है तो आप फ्लोट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये अभी यहाँ के लिए डेसिमल सेलेक्ट करता हूँ। और आपको ये फील्ड रिक्वायर्ड रखना है, यूनिक रखना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, ये फील्ड प्राइवेट रहेगा, ये वाले वैलिडेशन भी आप रख सकते हो। तो मैं अभी इस फील्ड को केवल डेसिमल सेलेक्ट करके रख देता हूँ, प्राइस है तो। ओके, और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक और फील्ड ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम होगा ऑथर। ओके, और इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके, सो मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। और आप अभी हम एक टूल के थ्रू देखेंगे डेटाबेस को भी। सो मेरे पास ये एक टूल है, तो यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल में जाके देखता हूँ कि वहाँ पे स्ट्रेपिड जो डेटाबेस बनाया था मैंने उसमें क्या हो रहा है। तो ये स्ट्रेपी डेमो करके डेटाबेस हमने क्रिएट किया था। इस डेटाबेस में आप जाएंगे तो इतनी सारी टेबल क्रिएट की है स्ट्रेपी ने।
तो इससे आप क्या सीखोगे, तो इससे आपको ये सीखना पड़ा एक अच्छा सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, उसमें टेबल के नेमिंग कन्वेंशन कैसे होते हैं, जो टेबल का आपको रिलेशनशिप डिज़ाइन करना है वो कैसे डिज़ाइन करना है। तो ये एप्लीकेशन यूजर जो है उसको कैसे रखती है, एडमिन रोल को कैसे रखती है, परमिशंस के लिए कैसे टेबल स्ट्रक्चर होती है, कोई फाइल स्टोर करनी है तो कैसे है, इंटरनेशनलाइजेशन यूज करना है तो उसके लिए कैसे लोकल रखना है, और टोकन्स वगैरह है और डेटाबेस माइग्रेशन वगैरह से रिलेटेड। सो एक एप्लीकेशन किस तरीके से रोल यूजर मैनेज करती है, और यहाँ यूजर टेबल में अपन देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो एक यूजर अपन ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे मिलेगा आपको, जो एडमिन यूजर है उसके लिए आपको यहाँ पे एडमिन यूजर टेबल में जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेबल में आपको जो एडमिन, तो एडमिन यूजर वो एप्लीकेशंस है जो ये टूल को चलाएंगे, और जो यूजर्स है वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन के यूजर रहने वाले, जो एंड एप्लीकेशन जिसमें आपको स्ट्रेपी एज ए सीएमएस या एज ए बैकएंड यूज करना है। ठीक है, जो एंड आपका प्रोडक्ट होगा उसके लिए, और ये आपका टेक्निकल्स लोग जो रहेंगे वो एज ए एडमिन यूजर कहलाएंगे। ओके, सो अब हमने यहाँ पे एक टेबल यूआई में एक कंटेंट क्रिएट किया, तो जैसे ही हमने एक कंटेंट क्रिएट किया बुक्स टाइप का, आप देख रहे हो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली स्टेपी ने एक ये वाला टेबल क्रिएट कर दिया है। तो ये टेबल में आप देखोगे तो इसने आईडी इंटीजर क्रिएट किया है बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमने नहीं दिया था, पर हर एक जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे उसमें आईडी कॉलम ऑटोमेटिक ऐड होगा। उसके साथ नेम हमने वेर केयर रखा था, वेर केयर आ गया, साइज हमने नहीं दी थी, बाई डिफ़ॉल्ट 256 आया है, और प्राइस उसको हमने डेसिमल रखा था तो 10,2 का डेसिमल ये बाई डिफ़ॉल्ट क्रिएट करती है। ये सब आप चेंज भी कर सकते हो बैकएंड से, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हमारा स्टेपी का शॉर्ट बेनिफिट है कि हमने बिना किसी कोड किए टेबल जनरेट कर लिए, ये सब कर जनरेट कर लिया है। और अब हम यूजर्स जो है हमारा उससे लॉगिन करेंगे और बुक टेबल में एक एंट्री डालेंगे। ओके, सो उससे पहले हमें स्टेपी में जो सबसे पहला सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने बुक करके एक कंटेंट क्रिएट किया है तो ये एक आपका रिसोर्स है, तो इस रिसोर्स को कौन सा यूजर एक्सेस कर सकता है, तो यूजर परमिशन में जाना है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूजर में एक यूजर दिखा रहा है जो हमने एक यूजर क्रिएट किया था, और उसके साथ आपको देखना है कि ऑथेंटिकेट यूजर को अभी जो भी नया कलेक्शंस आप बनाते हो उससे रिलेटेड परमिशन देनी होती है। तो मोस्टली हमेशा आपको ज़्यादा फीचर नहीं बनाने होते हैं, किसी एक रिसोर्स पे 4 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखा रहे हैं कि आप उसको क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, फाइंड वन कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और किसी एक एंड पॉइंट को कैसे एक्सेस करना है, जैसे ही आप उस एंड पॉइंट पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे आपको उसका रेस्ट एंड पॉइंट मिल जाएगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है, और प्रोग्राम में कोड में इस तरीके से आपको लिखना है अगर कोड में इसको एक्सेस करना है तो, और अगर आपको प्रोग्राम में इसको रेस्ट एपीआई के थ्रू एक्सेस करना है तो ये आपका रेस्ट एंड पॉइंट रहेगा। तो जैसे ही मैं ये रेस्ट एंड पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ और पोस्टमैन में जाता हूँ। ओके, और मैंने जो भी चेंजेज किए हैं उसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। तो मैंने जो भी ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उनको सारी परमिशन दी है कि वो बुक को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये वाला यूज़र हमने बनाया था, तो जो लॉगिन करने का यूआरएल है उस यूआरएल से हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे टोकन मिल जाएगा और यूज़र डिटेल्स मिल जाएगी। तो आपने कोई भी लॉगिन की एपीआई नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, आपने कोई सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, तो आपको एक बना बनाया बैकएंड मिला और आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली कि किस तरीके से जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स रखना होता है आपको एप्लीकेशंस का। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं हमें अगर इसका कोई भी एपीआई है वो कैसे क्रिएट करता है स्ट्रेपी ऑटोमेटिकली हमारे लिए। तो लोकल होस्ट कॉलन 1337 स्लैश, और हमने जो भी कॉपी किया था तो यहाँ पे स्लैश डबल हो गया, एक स्लैश हटा देते हैं। ओके, सो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। तो अगर आप गेट मेथड के साथ कॉल करोगे, सो गेट मेथड को यू आपको यहाँ बेसिकली अभी फॉरबिडन आ रहा है। तो फॉरबिडन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको टोकन प्रोवाइड नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे टोकन प्रोवाइड कर देते हैं, जो टोकन अभी हमने लॉगिन करके निकाला था। बिना लॉगिन के आप इस एंड पॉइंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। टोकन में हमें बीरर टाइप का टोकन है, तो ये बीरर टोकन में यहाँ पे ये टोकन ऐड कर देना है अपन को।
तो जैसे ये टोकन ऐड करके आप सेंड करोगे तो आप देखोगे अभी कोई एंट्री नहीं है, इसलिए कोई भी बुक्स की डिटेल्स नहीं आ रही है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करते हैं डिटेल्स को गेट करने के लिए। अब हम जैसे ही इस मेथड का सिग्नेचर चेंज करेंगे, इसको पोस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम रो डेटा सेलेक्ट करेंगे और स्टेपी में बाय डिफ़ॉल्ट जेसन सेंड करना होता है। और आपको बुक क्रिएट करनी है तो आपको एक ऑब्जेक्ट भेजना होगा जिसमें एक की होनी चाहिए डेटा, और डेटा की में आपकी जो भी फील्ड्स है बुक्स से रिलेटेड उनके नाम जो उनका डेटा होना चाहिए। तो हमने क्या क्या नाम दिए थे, तो वो फील्ड हमें एज ए की यूज कर सकते हैं जेसन में। तो हमने एक नाम रखा था, दूसरा हमने यूज किया था प्राइस, देन हमने यूज किया था ऑथर। ओके, तो यहाँ पे बुक का नाम हम देख सकते हैं जावा लर्न फॉर फन। प्राइस इसका रख देते हैं हम 150.50, और हम यहाँ पे ऑथर का नाम लिख देते हैं SK। तो ये हमारा एक बुक है जिसका एंट्री हमें क्रिएट करना है, और जैसे ही मैंने ये पोस्ट मेथड किया तो यहाँ पे सक्सेस आ गया, और ये देखो ये आईडी जनरेट हो गया, इसका आईडी ये है और ये सारे एट्रीब्यूट एज ए फील्ड है। तो ये बुक है, और अब हम मैं जैसे ये एपीआई को वापस गेट टाइप का करूँगा। ओके, और ये अब मुझे ये गेट टाइप की एपीआई हिट करूँगा मैं, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से डेटा वापस मिलेगा। ओके, सो ये एक यूज हमारा एपीआई क्रिएट हो गया है। और आप अगर इसके साथ डिलीट मेथड को कॉल करोगे तो आप ये वाला एपीआई डिलीट भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 पैरामीटर में आईडी पास करनी है, जैसे 1, और जैसे ही आपने 1 आईडी पास की तो आपकी ये वाली बुक डिलीट हो गई। यहाँ पे सक्सेस आया है, कौन सा रिसोर्स डिलीट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आई है। और अब जब भी आप वापस गेट कॉल करोगे, यहाँ पे आपने गेट कॉल किया तो आपको ये आएगा नॉट फाउंड एरर। सो आईडी 1 से कुछ भी नहीं है क्योंकि डिलीट हो गया है। और आप जैसे ही सारे रिसोर्स गेट करोगे तो भी देखोगे यहाँ पे डेटा एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और ये पेजिनेशन की इन्फॉर्मेशन भी साथ में देता है। तो गाइज इस तरीके से हम स्टेप में बहुत ही आराम से एक अच्छी एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं। तो सारा सिक्योर सिस्टम है, और इसमें अगर आपको कुछ भी एपीआई से रिलेटेड कोड चेंज करना है तो आप देखोगे कि जैसे ही हमने बुक्स एपीआई क्रिएट की तब हम कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे एपीआई फोल्डर बनेगा, और इस एपीआई फोल्डर में एक आपका नया इस तरीके का फोल्डर बन जाएगा जिसमें आपकी जो भी आपने बुक एपीआई क्रिएट की है उससे रिलेटेड कस्टमाइजेशन का आपके पास सिस्टम रहेगा। आपको इस एपीआई में कुछ भी अपना कस्टमाइजेशन करना है तो वो कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट में आपको ये अच्छा लगता है बताएंगे, और किसी को सीखना है तो कमेंट कर सकता है, तो वो वाला टॉपिक हम करेंगे जिसमें हम कैसे जो एपीआई के 5 ऑपरेशन है उसको अपन कंट्रोलर में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो स्टेपी का एक कंसेप्ट है, ये हमेशा क्या करता है, कोई भी रिसोर्स होता है आपका उसके साथ 5 ऑपरेशन ही करता है, जो एक बेसिक रियल वे में होना चाहिए, ज़्यादा कोड या ज़्यादा फंक्शंस नहीं करने चाहिए। यूजर है तो यूजर के साथ भी 5 ऑपरेशन, और कोई भी और भी रिसोर्स है आपका, कोई भी कंटेंट आप स्टोर कर रहे हो, कोई भी आपका कोई भी तरह का सिस्टम है तो उसमें जो भी आपका रिसोर्स होगा, अलग अलग टेबल्स होगी, तो उस टेबल्स के डेटा के साथ आप 5 ऑपरेशन ही करना बेटर रहता है, उसको गेट करना, डिलीट करना, और बाकी सारे लॉजिक है आप आपकी मिडिल लेयर में कर सकते हो। तो यहाँ पे भी 5 गेट पोस्ट जो आपका क्रिएट है, अपडेट है, गेट फाइंड है, जिसको अपन फाइंड बाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन को अपन यहाँ कंट्रोलर में ओवरराइड कर सकते हैं या सर्विस में ओवरराइड करके लॉजिक्स बदल सकते हैं। ठीक है, सो ये वाले वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी ज़्यादा सीखना है, करना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो सेकंड वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी कुछ सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।